हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कोशिका का जो है भाग 2। तो बच्चों, कोशिका का जो भाग 1 था उसमें हम लोगों ने समस्त प्रकार के कोशिकाओं से संबंधित खोजें, कोशिका की कुछ बातें, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और परासरण विसरण को समझ लिया था। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं कोशिका का भाग 2। तो आइए शुरू करते हैं कोशिका का भाग 2। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, भाग 2 की बात करें तो सबसे पहले बात होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया एक इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है ना। इसे हम लोग हिंदी में सूत्र कणिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सूत्र कणिका। अब बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के खोज की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। बच्चों ध्यान रखिएगा कि इसकी खोजकर्ता की अगर बात होगी तो कोलिकर की ही होगी, ठीक है ना। बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसकी लंबाई 3.4 माइक्रोमीटर होती है। अब बच्चों, औसत लंबाई 3.4 माइक्रोमीटर। तो बच्चों, माइक्रोमीटर होता क्या है? एक माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6। एक माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की औसत लंबाई होती है 3.4 माइक्रोमीटर, यानी बहुत सूक्ष्म होता है, ठीक है ना। और व्यास की बात करें तो व्यास तो और कम हो गया, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर जो है इसका व्यास होता है, ठीक। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा झिल्ली के समान प्रोटीन और वसा की 60 एंगस्ट्रॉम मोटी दोहरी दीवार होती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके ऊपर जो है दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया के जो ऊपर है बच्चों क्या होती है? दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है ना। और इस झिल्ली की जो मोटाई कितनी होती है? तो मोटाई होती है 60 एंगस्ट्रॉम होती है। अब बच्चों, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। और बात करें बच्चों, देखिए इसकी जो बाहरी दीवार होती है चिकनी और लचीली होती है। बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी दीवार होती है, ठीक है ना, वो चिकनी और लचीली होती है और फूलकर कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन जो इसकी भीतरी दीवार है वो धस कर अंगुली जैसी क्रिस्टी बनाती है, ठीक है। अब क्रिस्टी की सतह पर 80 से 100 एंगस्ट्रॉम लंबी अंदर की तरफ सघन छोटी छोटी घुंडियां होती हैं जिन्हें ऑक्सीसोम्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अर्ध तरल पदार्थ से भरे होते हैं, गुहा मैट्रिक्स कहलाती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है अर्ध तरल पदार्थ जो है इसकी गुहा में भरा होता है और उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और बच्चों, इनमें मुख्य रूप से एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल और राइबोसोम होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स होगा और क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल होगा। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब डीएनए, आरएनए, और राइबोसोम्स होगा। तो ये बच्चों छोटी सी जो बातें हैं याद रखिएगा। अब इन्हीं बातों को आइए हम लोग कुछ चित्र के माध्यम समझ लेते हैं। देखिए, अब जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। अब बच्चों, इसमें अगर आप लोग ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो क्या दिख रहा है आप लोग बताइएगा। देखिए, ये हो गया इसका बाहरी झिल्ली और ये हो गया इसका आंतरिक झिल्ली, 2 झिल्ली हो गया। और इसके भीतर देख रहे हैं कि ये जो गैप्स हैं, ये जो पूरा गैप्स दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें जो है आधात्री भरा हुआ है। आधात्री को ही मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है बच्चों। और ये देखिए, ये जो है इसके बीच का जो रेड वाला पार्ट है खाली स्थान है। और ये जो अंगुली नुमा संरचना है बच्चों, इसी को कहा जाता है क्रिस्टी, ठीक है। तो आप लोग इस चित्र को जो है बना लीजिएगा और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों, कुछ और भी आप चित्र देख सकते हैं। जैसे देखिए, तो ये इसको अगर अनुप्रस्थ काट का देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। अच्छा बच्चों, क्या क्या पाया जाता है? तो बाह्य कक्ष होगा, अंतः कक्ष, डीएनए, राइबोसोम्स तो बता ही चुके हैं, तो ये सारी चीजें होंगी। अब बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ और महत्वपूर्ण बातों की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया प्रथम उद्भिद कोशिकांग है।
इसका मतलब ये बच्चों कि अगर कोई नई कोशिका बनती है, ठीक है ना, तो नई कोशिका बनती है तो उसमें सबसे पहले जो है क्या बनेगा, तो उसमें बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया पहले बनेगा तो कहेंगे प्रथम उद्भिद कोशिका अंग है। इसमें स्वयं का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाया जाता है। बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद का राइबोसोम है, तो इसीलिए अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग इसे कहा जाता है, इस बात को सब लोग ध्यान रखिएगा। अगला है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित जो है एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं जो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है बच्चों। तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं जो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और इसमें जो बच्चों एटीपी के रूप में जो है हमें ऊर्जा मिलती है, और इसे जैव ऊर्जा की इकाई या जैव ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना, जो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और जिसके फलस्वरूप हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है। और एटीपी को जैव ऊर्जा की इकाई या मुद्रा भी कहा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों। कार्य क्या है, तो कार्य इसका ऊर्जा उत्पन्न करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों गाल्जी काय की बात करेंगे। तो गाल्जी काय का मतलब होता है गाल्जी अपरेटस, गाल्जी काय। अब देखिए, तो इसकी खोज जो है कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की। बच्चों देखिए, गाल्जी काय की जो खोज है कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की, और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है ना। फिर बात करें कि यह पतली झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का समूह है। पुट्टिकाएं एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप में सजी होती हैं, जिसे सिस्टर्नी कहते हैं। देखो बच्चों, यह पतली झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का समूह है। अब देख रहे हैं कि जो पतली पतली चीजें हैं इसी को बोलते हैं पुट्टिका। और देखिए एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर हैं, तो इन्हीं को हम सिस्टर्नी या कुंडिका कहते हैं, ठीक है। तो यह पतली झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का समूह है। पुट्टिकाएं एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप में सजी होती हैं, जिन्हें सिस्टर्नी या कुंडिका कहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में। ये देखिए, ये कुंडी जैसा है और परस्पर समांतर है, इसलिए इसको कहा जाता है। बच्चों यह यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। अगर हम लोग गाल्जी काय की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के ही लक्षण है, ये प्रोकैरियोटिक के नहीं है। बच्चों जो गाल्जी काय है प्रोटीन को पैक करता है, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जो गाल्जी काय है वो क्या करता है, तो प्रोटीन को पैक करता है तथा उनका बंडल बनाता है। इसीलिए गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या कोशिका की मां कहते हैं। बच्चों कोशिका के ट्रैफिक पुलिस का क्या मतलब है, बच्चों पैक, पैक का मतलब बंद करना। तो पुलिस भी जेल में बंद करती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो गाल्जी काय है ये भी पैक करता है, इसीलिए इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ठीक है। अब बच्चों खाना कौन भरता है टिफिन में, तो मां भरती है, इसीलिए जो है गाल्जी काय को कोशिका की मां की भी संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है और कोशिका की मां भी कहा जाता है। बच्चों पौधों में इसे डिप्टियोसोम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पौधों में इसको कहा जाता है डिप्टियोसोम। अगर बच्चों गाल्जी काय पौधों में पाया गया, ठीक है ना, अगर गाल्जी काय सपोज पौधों में पाया गया तो इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे डिप्टियोसोम कहा जाएगा। अब बच्चों यह जो है ना लाइसोसोम को बनाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो गाल्जी काय है ये लाइसोसोम को भी बनाने में हेल्प करता है। तो गाल्जी काय लाइसोसोम को बनाता है, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें कि गाल्जी काय का कार्य क्या है, तो आइए देखते हैं गाल्जी काय का कार्य, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए गाल्जी काय के कार्य की बात करें तो इसका कार्य है कि ईआर में संश्लेषित पदार्थ को पैक करता है। ईआर का मतलब बच्चों होता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक
रेक्टिकुलम, यानी आपका होता है अंतर्द्रव्य जालिका। तो अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थों को पैक करता है बच्चों। ईआर के द्वारा जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है ना, और लिपिड का निर्माण होता है। तो उनको पैक करने की जिम्मेदारी किसकी है? उनको पैक करने की जिम्मेदारी जो है गाल्जी काय उपकरण की है। अगला है लाइसोसोम का निर्माण गाल्जी काय उपकरण के द्वारा होता है। बच्चों लाइसोसोम को आप जानते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को भी कौन बनाता है? तो लाइसोसोम को भी गाल्जी काय उपकरण ही बनाता है। तो भाई तो महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है ना। और यह पदार्थों को पुट्टिकाओं में संचित तथा रूपांतरित भी करता है। तो बच्चों अभी लोग पुट्टिका देखे हैं, ठीक है ना, अभी हम लोग पुट्टिका देखे हैं। तो उन्हीं पुट्टिकाओं में जो है ये देख रहे हैं जो घुंडी जैसा है, इसी पुट्टिकाओं में जो है वो पूरा इकट्ठा करता जाता है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि गाल्जी काय तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। अब बच्चों बात करें लाइसोसोम की, ठीक है ना। देखिए बच्चों, तो लाइसो का मतलब होता है डाइजेशन। लाइसो का मतलब क्या होता है? डाइजेशन, ठीक है। सोम का मतलब होता है पार्टिकल यानी कण, यानी कणों का पाचन। तो बच्चों लाइसोसोम का अर्थ ही है कि कणों का पाचन, ठीक है। तो अब बच्चों बात करें हम लोग लाइसोसोम की। देखिए लाइसोसोम की जो खोज है बच्चों वो किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज जो है डूव नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की? डूव नामक वैज्ञानिक ने की थी। बच्चों यह झिल्ली बद्ध कोशिकांग है। मतलब बच्चों लाइसोसोम में जो है, लाइसोसोम में, ठीक है ना, क्या पाया जाएगा? तो लाइसोसोम में झिल्ली पाया जाएगा। तो मतलब झिल्ली बद्ध कोशिकांग है, ठीक है ना। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटक एंजाइम का मतलब जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। अब बच्चों एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम वे पदार्थ होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करें, ठीक है ना, यानी पाचन में सहायता करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं जो अति शक्तिशाली होते हैं, काफी पावरफुल होते हैं, ठीक है ना। ये किसी भी पदार्थ का जो है पाचन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि लाइसोसोम जो है बच्चों झिल्ली बद्ध कोशिकांग है और इसमें जो है जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं जो अति शक्तिशाली होते हैं, जो किसी भी पदार्थ का पाचन कर सकते हैं। बच्चों इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों? अगर जैसे मान लीजिए कि कोई भी कोशिका का अंग है वो खराब हो गया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब वो कोशिका पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो केंद्रक के सूचना मिलने पर क्या करता है कि लाइसोसोम अपने इस झिल्ली को जो है, ठीक है ना, लाइसोसोम झिल्ली को तोड़ देता है। अब तोड़ता है तो उससे निकलता है जल अपघटक एंजाइम और यह एंजाइम उस पूरे कोशिका को पचा लेता है, पाचन कर लेता है। तो जो पूरी कोशिका खत्म हो गई, तो चूंकि बच्चों उसकी झिल्ली भी तो टूटी है, तो झिल्ली टूटने से लाइसोसोम स्वयं समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि ये पदार्थों का पाचन करने के लिए अपनी झिल्ली को तोड़ता है और झिल्ली तोड़ने से इसका स्वयं का जीवन नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। बच्चों इसमें एंजाइम जो है RER में बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में इसके एंजाइम बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर कोई पूछता है कि ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है कहां बनते हैं, तो ये RER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में इसका निर्माण होता है। बच्चों असक्रिय एंजाइम से भरे लाइसोसोम प्राथमिक लाइसोसोम कहलाते हैं। बच्चों बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो लाइसोसोम में भरे होते हैं और उनका कोई काम नहीं होता, वो असक्रिय होते हैं, ठीक है ना। बच्चों अगर मान लीजिए कि कोई भी लाइसोसोम है और उसमें एंजाइम्स भरे हुए हैं, तो एंजाइम्स भरे हुए हैं, ठीक है ना, और वो असक्रिय है, मतलब कोई कार्य ही नहीं कर रहा है, नॉन एक्टिव है, तो उसे हम कहेंगे प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। और जबकि खाद्य रिक्तिका या अंतर्ग्रहित पदार्थ से जुड़कर द्वितीय लाइसोसोम बना देते हैं। तो बच्चों जब ये खाद्य रिक्तिका या अंतर्ग्रहित पदार्थ से जुड़ता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कह देते हैं द्वितीय लाइसोसोम, ठीक है ना। तो अगर ये जो है बच्चों एंजाइम खाद्य पदार्थ या अन्य पदार्थों से जुड़ता है तो इसे हम कह देते हैं द्वितीयक लाइसोसोम। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं रिक्तिका। अब बच्चों रिक्तिका क्या है?
तो पादप कोशिकाओं में एक या अधिक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। अब बच्चों देखिए, पादप कोशिका में जो है बच्चों रिक्तिका थोड़ी सी बड़ी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? बड़ी। लेकिन जंतु कोशिकाओं में जो है बच्चों रिक्तिका कैसी होती है? छोटी होती है। तो आइए इसको देखते हैं कि भाई ऐसा क्या है, कि बस ऐसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पादप कोशिका में रिक्तिका कैसा होगा? तो पादप कोशिका में बच्चों जो रिक्तिका है वो आपका कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा छोटा, ठीक है। और पादप कोशिका में जो रिक्तिका है वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा बड़ा। और जंतु कोशिका जो है, जंतु कोशिका में जो बच्चों है रिक्तिका छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। इसका इमेज नीचे ही था। अब देखिए आप लोग, जैसे ये पादप कोशिका है, ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि ये जो बड़ा सा ये गैप दिख रहा है, ये क्या है? तो ये रिक्तिका ही तो है। तो बच्चों इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे रिक्तिका कहते हैं। तो देखिए पादप कोशिका में रिक्तिका क्या है? बड़ी है, तो हमें दिख रहा है। और जंतु कोशिका की बात करें, देखिए जंतु कोशिका में रिक्तिका कहां पर है? देखिए तो ये रिक्तिका जो है काफी छोटे छोटे इस तरफ देखिए किनारे किनारे बचे हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि पादप कोशिका में रिक्तिका जो है बड़े होते हैं, और जंतु कोशिका में जो है बच्चों रिक्तिका क्या होती है? छोटी होती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया, रिक्तिका में ठोस तथा तरल पदार्थ होता है, इसीलिए रिक्तिका को कोशिका का थैला कहा जाता है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिक्तिका में ठोस तथा तरल पदार्थ भरा होता है। भाई रिक्तिका का मतलब क्या होता है? रिक्त स्थान, वैक्यूल्स। रिक्त स्थान में क्या होगा? पदार्थ होंगे, ठीक है ना। तो रिक्तिका में ठोस और तरल पदार्थ भरा होता है, इसीलिए रिक्तिका को कोशिका का थैला भी कहा जाता है। बच्चों रिक्तिका को कोशिका का स्टोर रूम भी कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, स्टोर रूम भी कहा जाता है, ठीक है। किसको? रिक्तिका को। रिक्तिका को जो है कोशिका का स्टोर रूम भी कहा जाता है। अगला है कि पादप कोशिका में रिक्तिका की एक झिल्ली होती है। बच्चों हम लोग प्लांट सेल की बात करेंगे, तो प्लांट सेल में जो है कोशिकाओं की एक झिल्ली होती है, ठीक है ना। रिक्तिका की एक झिल्ली होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं बच्चों? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि पादप कोशिकाओं में रिक्तिका की एक झिल्ली होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो ये बच्चों रिक्तिका के कुछ जो है पॉइंट्स हो गए, और चित्र में आप लोग जो है समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। ये कोशिका झिल्ली जो है जंतु और पादप का हो गया। अब बच्चों अगर बात करें, ठीक है, कि रिक्तिका के कार्य क्या हैं, तो जो रिक्तिका का देखिए पहले कार्य की अगर बात करें, तो यह कोशिकाओं को स्थिति तथा कठोरता प्रदान करती है। मतलब बच्चों जो रिक्तिका है ना, जो है ये जो है पूरे कोशिका को कठोरता प्रदान करती है। पत्तियां व हरे तने जैसे अंग इन्हीं के कारण सीधे बने रहते हैं, और कोशिकाओं में जल हानि होने पर पत्तियां मुरझा जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा। और बच्चों यह पौधों के लिए बहुत से आवश्यक पदार्थों का संचय करती हैं। अब बच्चे पौधे जैसे आप जानते हैं कि बहुत से पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो अगर पौधे बहुत सारे पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं और उसको भविष्य में आवश्यकता होगी तो कहां से प्राप्त करेगा? तो बच्चों उन सभी पदार्थों को वो रिक्तिका में रख लेता है, इसीलिए तो रिक्तिका को कहा जाता है स्टोर रूम ऑफ द सेल, ठीक है। अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा प्रोटीन, ये सब पदार्थ भी इसके अंदर संचय होते हैं। अमीबा जैसे एक कोश के जीवों में खाद्य राजधानी में उपयोग लाए गए पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो अमीबा जैसे पदार्थों में जो है सब उसी में इकट्ठा हो जाता है। अब बच्चों बात करें लवक। बच्चों लवक का मतलब होता है प्लास्टिड, प्लास्टिड यानी लवक। अब बच्चों पौधों में अनेक प्रकार के लवक पाए जाते हैं, ठीक है ना। बच्चों जंतुओं में लवक नहीं पाया जाएगा, जंतुओं में लवक नहीं, पिगमेंट थोड़े बहुत पाए जाते हैं, बाकी जंतुओं में जो है लवक नहीं होता है। अब बच्चों इस लवक की खोज की बात करें, तो लवक की खोज जो है बच्चों हैकल ने 1865 में किया, ठीक है। लवक की खोज जो है 1865 में हैकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। और लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था? तो लवक शब्द का सर्वप्रथम जो फर्स्ट टाइम यूज है वो सिम्पर ने किया था। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। और लवक को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। बच्चों हरित लवक जो है ये इंग्लिश हिंदी का वर्ड हो गया, और क्लोरोप्लास्ट आप समझ रहे हैं कि ये इंग्लिश का वर्ड हो गया, ठीक है। तो हरित लवक
या क्लोरोप्लास्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बच्चों यह हरे रंग का लवक है, अब हरित है तो हरे रंग का ही होगा, तो यह हरे रंग का लवक है। अब हरित लवक हरा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्लोरोफिल नामक जो है वर्णक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए जो है यह हरे रंग का लवक होता है। ठीक है ना। हरित लवक मुख्य रूप से कहां पाई जाती हैं? तो मुख्य रूप से पत्तियों में पाई जाएंगी, कोमल तना तथा अपरिपक्व फलों की बाह्य त्वचा में पाई जाती हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, हरित लवक कहां पाया जाएगा? तो पत्तियों में पाया जाएगा। आप जानते हैं कि पत्तियां हरी होती हैं, तो भाई पत्तियां हरी हैं तो उसमें हरित लवक होगा। कोमल तना, पत्तियों के बगल के जो पतले पतले तना होते हैं वो भी तो हरे होते हैं, अगर वो भी हरे होते हैं तो मतलब वहां भी पाया जाएगा हरित लवक। अपरिपक्व फलों की बाह्य त्वचा, बच्चों अपरिपक्व फल का मतलब जो है कच्चा फल। जैसे टमाटर कच्चा होता है, देखिए हरा होता है, ठीक है। नींबू कच्चा होता है तो हरा होता है। कोई भी सब्जी आप देखिए अधिकांश कच्चा होने पे हरा होते हैं, अब पक जाने पे उनका जो है मूल रंग आ जाता है। तो बच्चों अगर वो अपरिपक्व है यानी कच्चा है तो हरा ही तो होगा। तो ध्यान रखिएगा कि हरित लवक पत्तियों में पाया जाएगा, कोमल तनों में पाया जाएगा, अपरिपक्व फलों की बाह्य त्वचा में पाया जाएगा। बच्चों इस लवक का मुख्य कार्य पेड़ पौधों पर पड़ने वाली विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। बच्चों इस जो हरित लवक का मेन काम है ना, कि जब पेड़ पौधों की कोशिकाओं पर सूर्य की प्रकाश पड़े तो सूर्य के प्रकाश में विकिरण ऊर्जा होता है, ये विकिरण ऊर्जा को जो है बच्चों ग्रहण करके और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, जिसके कारण पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। बच्चों इसीलिए जितने फल होते हैं शुरुआत में हरे होते हैं, अगर फल शुरुआत में हरे हैं तो वहां पे प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, और प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा तो जो आपके फल हैं, ठीक है, फलों पे क्या हो जाएगा? तो फलों पे प्रकाश संश्लेषण होगा तो वो अपना स्वयं का शर्करा स्वयं बना पाएंगे। ठीक है ना। इसीलिए आप देखते हैं कि फलों का टेस्ट भी बड़ा तगड़ा आता है, तो वो स्वयं का बना रहे हैं, किसी से लेते नहीं है। तो ये बच्चों हो गई हरित लवक की बात। अब बच्चों हरित लवक को देखा जाए तो हरित लवक को कई भागों में बांटा गया है। उसका पहला भाग है, ठीक है, वर्णी लवक। कौन सा लवक है? वर्णी लवक। बच्चों वर्णी लवक को हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। बच्चों यह हरे रंग के अतिरिक्त विभिन्न रंगों के होते हैं। बच्चों अगर हरा रंग है तो हरित लवक होगा, नो डाउट। लेकिन अगर हरे रंग के अलावा कोई भी रंग है तो वो तो वर्णी लवक होगा। ठीक है ना। तो यह हरे रंग के अतिरिक्त विभिन्न रंगों के होते हैं और प्रायः पुष्प और फलों में पाए जाते हैं। तो बच्चों आप देखते हैं कि पुष्प और फल जो है ये अलग अलग रंगों के होते हैं। तो अलग अलग रंगों के होने का मतलब ये है कि उसमें अलग अलग क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्योंकि बच्चों क्रोमोप्लास्ट अलग होंगे तो कहीं ना कहीं वर्णी लवक भी क्या होगा, उनका अलग हो जाएगा। ठीक है। तो यह हरे रंग के अतिरिक्त विभिन्न रंगों के होते हैं। अब प्रायः पुष्प और फलों में जो है ये पाए जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह हरे रंग के अतिरिक्त विभिन्न रंगों के होते हैं और प्रायः पुष्प और फलों में पाए जाते हैं। बच्चों देखिए जैसे पीला रंग, तो अगर पीला रंग है तो जैंथोफिल के कारण होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बैगन शुरुआत में पीला होता है, मतलब पकने के बाद, तो बच्चों बैगन पकने के बाद हम पीला हो जाता है तो उसमें जैंथोफिल होता है। नारंगी रंग, नारंगी का मतलब बच्चों ये है कि गाजर जैसा, तो कैरोटीन के कारण होता है। लाल रंग, तो लाल रंग आप जानते हैं टमाटर लाल जो होता है किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि ये वर्णी लवक की कुछ बातें हैं। अब बच्चों वर्णी लवक के कार्य की बात करें तो वर्णी लवक का कार्य क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो बड़े इंपॉर्टेंट कार्य है इसके। पुष्पों में उपस्थित वर्णी लवक कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। बच्चों आप लोग को पता होगा, ठीक है, कि ये जो है पुष्प की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पुष्प में कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं और इन संरचनाओं में क्या होता है, पराग कण होते हैं। और जब तक ये पराग कण यहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक किसी भी फल से मतलब फूल से फल का निर्माण नहीं होगा।
जब तक बच्चों यहाँ के परागकण यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक जो है फल का निर्माण नहीं होगा। तो बच्चों ये कैसे आएगा? जब कीट पतंग जो है, कीड़े मकोड़े हैं, यहाँ बैठते हैं और यहाँ बैठते हैं तो उनके पैरों में लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ होता है, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। और जब यहाँ से यहाँ आ जाते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ से जब यहाँ आ जाएंगे तो होता है परागण की क्रिया। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, कि पुष्पों में उपस्थित वर्णी लवक कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने का मतलब बच्चों यहाँ पर यह है कि रंग बिरंगा अगर होगा तो कीट पतंग को लगेगा कि अरे ये क्या है, वहां चलते हैं, वहां जाकर वो बैठेंगे। अब बैठकर हो सकता है कि इस वर्तिकाग्र के पास पहुंच जाए, और जब वर्तिकाग्र के पास पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? परागण की क्रिया हो जाएगा और पुष्प से फल का निर्माण हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पुष्पों में उपस्थित वर्णी लवक कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। दूसरा, रंगीन बीज तथा विभिन्न फल प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो रंगीन बीज होते हैं तथा विभिन्न फल होते हैं प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इससे उनके प्रकीर्णन में सहायता होती है। बच्चों को देखते हैं कि अलग अलग पौधों के जो बीज हैं वो रंगीन होते हैं, फल भी रंगीन होते हैं। तो अगर रंगीन होगा तो देखने में अच्छा लगेगा, फूल रंगीन होगा तो देखने में अच्छा लगेगा, तो क्या करेंगे आप? उसको आप एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक जाएंगे, इससे उसके बीज भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। तो पौधा एक जगह है तो उस पौधे का प्रसार कई जगहों पे हो जाएगा। तो एक पौधा कई जगहों पे हो जाएगा, इसी को कहा जाता है प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। तो रंगीन बीज तथा विभिन्न फल प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इससे उनके प्रकीर्णन में सहायता करती है। प्रकीर्णन का मतलब यह है कि उनकी पीढ़ियां जो है काफी ज्यादा बढ़ने लगती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी बातें हो गई। अब बच्चों बात करें अवर्णी लवक की, तो यह मतलब यह जो है रंगहीन होते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, यह जो है कैसे होते हैं? तो रंगहीन, यह रंगहीन होते हैं, यानी यहाँ पे कोई रंग नहीं होता। अ माने नहीं, अवर्ण माने रंग, तो इसमें कोई रंग होता ही नहीं है। इनका आकार नियमित होता है। इनका आकार कैसा होता है? नियमित होता है। यह पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पूछा जा सकता है कि अवर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो अवर्णी लवक पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं, अवर्णी लवक पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अवर्णी लवक पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है। ठीक है बच्चों, अब अवर्णी लवक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, अवर्णी लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों के नाम को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, अब ये 3 प्रकार के होते हैं। अब बच्चों अवर्णी लवक 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है एमाइलोप्लास्ट। अब बच्चों एमाइलोप्लास्ट का मतलब क्या है? देखिए, तो एमाइलोप्लास्ट का मतलब है कि ये भोजन को मंड के रूप में संचित करते हैं, जैसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया। तो बच्चों अवर्णी लवक में जो एमाइलोप्लास्ट है, तो एमाइलोप्लास्ट का केवल और केवल यही काम है कि जो भी पौधों का भोजन होगा ये उसको मंड का मतलब स्टार्च, और स्टार्च क्या है? तो बच्चों याद रखिएगा, आप लोग जानते हैं कि स्टार्च एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? स्टार्च एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है, और स्टार्च के ही रूप में पेड़ पौधों की जड़ों में जो है भोजन संचित होता है। ठीक है ना? तो एमाइलोप्लास्ट का काम है कि भोजन को, ठीक है ना, स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, जैसे मक्का। तो मक्का क्या है? एक प्रकार का स्टार्च है। गेहूं, तो गेहूं भी क्या है? स्टार्च ही हो गया। आलू ये हो गया। बच्चों इयालोप्लास्ट, तो इयालोप्लास्ट क्या है? तो ये भोजन को वसा के रूप में जो है संचित करते हैं। मतलब जो ये तीनों जो है भोजन को ही चेंज करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो है भोजन को ही अलग अलग पदार्थों में बदलते हैं। ठीक है ना? जो इयालो, तो ई से क्या होता है? ऑयल, तो ई से ऑयल हो गया। तो इयालोप्लास्ट
तो इयालोप्लास्ट जो है बच्चों भोजन को वसा के रूप में संचित करते हैं, जैसे नारियल में देखते हैं। ठीक है, नारियल में क्या होता है, नारियल का जो भोजन है उसके ऑयल में हो जाता है, अरंडी होता है, सरसों होता है, अलसी होता है, तो बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा खाने वाले पदार्थ। तो उसमें जो है बच्चों तेल कहां से आ गया, तो बच्चों जो भी पौधों का खाद्य पदार्थ होता है, ठीक है ना बच्चों, उस पौधों में क्या होता है कि इयालोप्लास्ट की मात्रा ज्यादा होती है। इयालोप्लास्ट क्या करेगा, तो इयालोप्लास्ट पौधों के खाद्य पदार्थों को, ठीक है, ऑयल में बदल देता है। बच्चों अब प्रोटीनोप्लास्ट, तो प्रोटीनोप्लास्ट में बच्चों साफ साफ दिख रहा है, तो प्रोटीनोप्लास्ट में का मतलब क्या हो गया, प्रोटीनोप्लास्ट का मतलब हो गया कि यह भोजन को प्रोटीन के रूप में संचित करता है, जैसे दालों के बीज पत्रों में। तो देखिए इयालोप्लास्ट, इयालो मतलब ऑयल, इयालो, तो इयालो से क्या निकल के आ रहा है, ऑयल, तो इयालो से ऑयल निकल के आ रहा है, यानी ये भोजन को जो है वसा ऑयल में चेंज कर देगा। अब बच्चों प्रोटीनोप्लास्ट, तो प्रोटीनोप्लास्ट तो फिक्स है कि प्रोटीन को कर देगा भोजन में, तो बच्चों एक वसा हो गया, एक प्रोटीन हो गया, तो बचा क्या, कार्बोहाइड्रेट। तीन ही मेन पोषक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यानी फैट, तो तीन ही तो मेन जो है पोषक पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीनों मेन होते हैं। तो बच्चों आपको ये जो है याद हो जाएगा। ठीक है, इयालोप्लास्ट तो ऑयल हो जाएगा, अब प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन, और इमाइलेज जो प्लास्ट है वो क्या हो जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आपकी ये बातें खत्म हो गई। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म। और बच्चों ये अक्सर जो है बड़ी समस्या में डाल देता है बच्चों को, इसीलिए इसको जो है पूरा हम लेके आए डिटेल में। देखिए बच्चों, कोशिका भित्ति से घिरे कोशिका के भीतर संपूर्ण जीवित पदार्थ को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति से घिरे, कोशिका के अंदर, कोशिका भित्ति से घिरे कोशिका के भीतर के संपूर्ण जीवित पदार्थ को, मतलब बच्चों कोशिका के भीतर जितने भी जीवित पदार्थ हैं, तो समस्त जीवित पदार्थ को क्या कहा जाएगा, जीव द्रव्य कहा जाएगा। जीव द्रव्य जो है बच्चों क्या है, जीव का सार है। ठीक है ना, हक्सले के शब्दों में जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य की खोज जो है डुजार्डिन, जीव द्रव्य की जो खोज है बच्चों डुजार्डिन ने सन 1835 ईस्वी में की थी। ध्यान रखिए बच्चों, जो जीव द्रव्य की खोज है किसने की थी, तो डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने 1835 ईस्वी में की थी। परंतु इसके लिए, ठीक है ना, स्क्रेड शब्द का प्रयोग किया। 1837 में पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म कहा। तो ध्यान दीजिएगा, जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म किसने कहा, तो पुरकिंजे ने कहा। और वोंगो वान मोहल ने 1946 ईस्वी में पादप कोशिका के जीव द्रव्य का वर्णन किया और इसका महत्व बताया। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि 1846 में पादप कोशिका के जीव द्रव्य का वर्णन किया और इसका महत्व बताया कि जीव द्रव्य का क्या महत्व है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि पादप कोशिका के जीव द्रव्य का महत्व किसने बताया, तो महत्व बताया आपके होगो वान माहल ने बताया। ठीक है ना, तो ये बात जो है हम लोग याद रखेंगे। अब बच्चों अगर बात करें जीव द्रव्य के गुण की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म। बच्चों जीव द्रव्य के गुण क्या होते हैं, तो जीव द्रव्य के क्या गुण होते हैं इनको देख लीजिए। तो भाई जीव द्रव्य क्या होता है, एक रंगहीन होता है, और क्या होता है, अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी का मतलब इसके आर पार पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा। और इसमें होता क्या है, इसमें 60 से 80% जो है बच्चों जल की मात्रा होती है, और शेष जो है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है जो अणु या आयन के रूप में होते हैं। तो देखिए, तो क्या हो गया, लगभग 60 से 80% पानी हो गया, और शेष क्या हो गया, तो शेष बच्चों जो है कार्बनिक पदार्थ हो गया, और क्या हो गया शेष, तो शेष जो है अकार्बनिक पदार्थ हो गया। ये किस रूप में रहेंगे, तो ये या तो अणु के रूप में रहेंगे या तो आयन के रूप में रहेंगे। इतनी सी बात उन्होंने बताई, पहली पॉइंट। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है, जीव द्रव्य एक कोलाइड विलयन है। बच्चों ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जीव द्रव्य किस प्रकार का विलयन है, तो जीव द्रव्य कोलाइड विलयन है जो साल एवं जेल दो स्वरूपों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जीव द्रव्य एक कोलाइड विलयन है जो सॉल एवं जेल दो स्वरूपों में पाया जाता है। इसकी अर्ध तरल
अवस्था को साल कहते हैं और अर्ध ठोस जो है इसको जेल कहते हैं। देखो साल का मतलब है अर्ध तरल, साल का मतलब यह है कि जो जीव द्रव्य है अर्ध तरल होता है, तो अर्ध तरल जो द्रव्य है द्रव है उसे साल कहा जाता है। और जो अर्ध ठोस है, क्या है बच्चों, जो अर्ध ठोस है, अर्ध ठोस को क्या कहा जाता है, उसको जेल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर बच्चों अगर अगली बात करें तो जीव द्रव्य एक जटिल मिश्रण है जिसमें ऑक्सीजन 62%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन जो है लगभग 8% होता है। इसके अतिरिक्त कुछ कार्बनिक लवण, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा आयरन के फास्फेट, फास्फेट का मतलब बच्चों होता है PO4 3-, तो ये जो चीजें बच्चों हैं इसमें पाई जाती हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब बच्चों कोशिका जो हो गया, अब एक बात और थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें, तो ये सारी पदार्थें जो है इसमें पाई जाती हैं। निरंतर सक्रिय होने के कारण जीव द्रव्य का संगठन बदलता रहता है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि किसका संगठन हमेशा बदलता रहता है, तो जीव द्रव्य का जो है संगठन हमेशा बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है, देखिए निरंतर सक्रिय होने के कारण जीव द्रव्य में हमेशा क्रियाएं होती रहती हैं, तो निरंतर ये सक्रिय होता है, तो निरंतर सक्रिय होने के कारण जीव द्रव्य का संगठन बदलता रहता है। पादपों के जीव द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट जो है 20% होता है, प्रोटीन जो है 2 से 4% होता है, अकार्बनिक जो लवण है ये 1% होता है, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, शेष भाग जल का होता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जीव द्रव्य में तो कोशिका में पाई जाने वाली समस्त पदार्थ होंगे, तो समस्त पदार्थ होंगे, तो यहाँ परसेंटेज आपको नहीं याद करना है। हाँ ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो है कौन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। अब प्रोटीन जो है 10 से 15% होता है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो पौधों में सबसे ज्यादा कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और जंतुओं में सबसे ज्यादा कौन होता है, प्रोटीन होता है। ध्यान रखिएगा जी, अगर हम लोग बात करेंगे पौधों में, तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होगा। जंतुओं में, जंतुओं कोशिका में 10 से 15% क्या होता है, प्रोटीन पाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। जीव द्रव्य के बच्चों 2 प्रमुख भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 प्रमुख भाग होते हैं जीव द्रव्य के। और 2 प्रमुख भाग ये कौन कौन से हैं, 2 प्रमुख भाग हैं ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य, तो आइए शुरू करते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में बातें। अब देखिए बच्चों, कोशिका द्रव्य की अगर बात करें, साइटोप्लाज्म, तो बच्चों कोशिका द्रव्य क्या होगा, तो कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच का समस्त स्थान एक गाढ़े तरल पदार्थ से भरा रहता है जो कोशिका द्रव्य कहलाता है। देखो बच्चों, कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच का स्थान, जैसे मान लीजिए ये हो गया पूरा कोशिका और ये हो गया केंद्रक, ठीक है ना। अब इसके बीच का जो पूरा स्थान है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इसके बीच का जो पूरा स्थान है वो कहलाएगा कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच के समस्त स्थान एक गाढ़े तरल पदार्थ से भरा रहता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि एक गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है, जो गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है कोशिका द्रव्य। बच्चों जो कोशिका द्रव्य है कोशिका की उपापचयी क्रियाओं का स्थल है। बच्चों उपापचयी क्रियाओं का मतलब यह है कि यहीं पर समस्त प्रकार की उपचयी और अपचयी यानी कैटाबोलिक और एनाबोलिक क्रियाएं होती हैं। बच्चों सरल रूप में बताएं, जितनी भी अपक्रियाएं जुड़ने वाली होती हैं यहीं पर होती हैं, और जितनी अपक्रिया टूटने वाली होती हैं वो यहीं पर होती हैं। तो समस्त उपापचयी क्रियाएं कहाँ होती हैं, तो याद रखिएगा कोशिका द्रव्य के भीतर ही समस्त प्रकार की जो है उपापचयी क्रियाएं होती हैं। अब बच्चों और भी बातें हैं तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य जो है केंद्रक, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, ये तो हम पीछे देख चुके हैं। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें कि कोशिका, ध्यान दीजिएगा, तो कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का एक भाग है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है और स्वयं कोशिका भित्ति से घिरा रहता है। अब बच्चों कोशिका द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है, तीनों को बारम बिल्कुल समझिएगा। देखिए जीव द्रव्य की कला या कोशिका कला, दूसरा रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट,
तीसरा कोशिका कला या टोनोप्लास्ट के बीच का भाग। तो 3 को हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कोशिका झिल्ली को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? जीव द्रव्य के पास का अगर जो होगा, रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट के जो बीच का भाग होगा। अब बच्चों देखिए पहला क्या है, एक्टोप्लाज्म। अब बच्चों एक्टोप्लाज्म का मतलब ये होता है कि वह भाग जो कोशिका कला के निकट होता है और अधिक ठोस होता है, उसे क्या कहेंगे? एक्टोप्लाज्म। मतलब बच्चों ऐसा कोशिका द्रव्य, ठीक है, ऐसा कोशिका द्रव्य जो कोशिका झिल्ली के पास में हो, ऐसा कोशिका द्रव्य जो कोशिका झिल्ली के पास में हो। अगर कोशिका झिल्ली के पास में होगा उसे कहेंगे एक्टोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म का मतलब होता है कि वह कोशिका द्रव्य जो कोशिका झिल्ली के पास होगा, जो कोशिका झिल्ली के पास होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एक्टोप्लाज्म कहेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि एक्टोप्लाज्म जो है अधिक ठोस होता है। दूसरा मेसोप्लाज्म। मेसोप्लाज्म क्या होता है? तो मेसो का मतलब होता है मध्य, तो यह कोशिका द्रव्य का मध्य भाग होता है, ठीक है ना। तो मेसोप्लाज्म का मतलब होता है मध्य, तो यह जो है कोशिका का जो है कोशिका द्रव्य का मध्य भाग होता है। अब बच्चों अंतिम की बात करें तो एंडो। तो एंडोप्लाज्म का मतलब एंड हो गया। एंड होगा तो कहां जाएंगे? दिमाग में जाएंगे। दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। तो यह भाग टोनोप्लास्ट के निकट होता है, ठीक है। यह तरल तथा दानेदार होता है, ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला ठोस होता है और दूसरा जो तीसरा वाला है तरल तथा दानेदार होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, कि ये कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, ये कोशिका कला होता है, फिर ये आपकी रिक्तिका की जो झिल्ली है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। अब एंडोप्लाज्म कहाँ होगा? तो एंडोप्लाज्म जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे होगा। एक्टोप्लाज्म कहाँ होगा? तो एक्टोप्लाज्म जो है वो केंद्रक के पास में होगा, ठीक है। और मीसोप्लाज्म कहाँ होगा? मीसोप्लाज्म बीच में होगा। तो ये तीनों बात आप लोग याद रखिएगा। एक बार शार्ट में से बता दे रहे हैं आपको। देखिए एक्टोप्लाज्म जो है कोशिका कला के निकट होता है, अधिक ठोस होता है। जो मेसोप्लाज्म है ये कोशिका द्रव्य के बीच में होगा। एंडोप्लाज्म जो है टोनोप्लास्ट के निकट होता है। तो टोनोप्लास्ट के निकट देख रहे हैं रिक्तिका के आउटर लेयर पे होता है, ठीक है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं केंद्रक। बच्चों केंद्रक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब ही होता है कि बीच में। तो बच्चों इसकी जो खोज है, अगर हम बात करें केंद्रक के खोज की, तो बच्चों जो केंद्रक की खोज है ना, ये रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। ध्यान रखिएगा केंद्रक की खोज 1831 में किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। बच्चों केंद्रक प्रत्येक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है केंद्रक किसी भी कोशिका का। क्यों महत्वपूर्ण भाग है बच्चों? देखिए क्योंकि अभी आगे बात करते हैं, और इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी सरलता से देखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो केंद्रक को बच्चों माइक्रोस्कोप से भी, प्रकाश माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं। और बच्चों प्रायः सभी पादप व जंतु कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। बच्चों कह रहा है सभी जो पौधों और जंतु की कोशिकाएं हैं, जितनी भी पौधे एवं जंतु की कोशिकाएं हैं, लगभग सभी में एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब कुछ ऐसे भी हैं जहां केंद्रक नहीं पाया जाता, जैसे स्तनधारी की परिपक्व आरबीसी में। बच्चों जो लाल रेड आरबीसी जो होता है, तो आरबीसी अगर परिपक्व हो जाता है तो उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। फ्लोएम, तो फ्लोएम में भी नहीं पाया जाता। फ्लोएम की चालनी नलिका की जो कोशिका है उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है बच्चों, तो प्रत्येक कोशिका में सामान्यतः एक ही केंद्रक होता है। यह भी ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक कोशिकाओं में केंद्रक की बात करें तो सामान्यतः एक ही केंद्रक होता है, लेकिन पैरामीशियम में जो है 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, और रेखित पेशी कोशिका जो होती है इसमें बहुकेंद्री का मतलब यह है इसमें जो है बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका में सामान्यतः एक ही केंद्रक होता है, किंतु पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। रेखित पेशी कोशिका जो है बहुकेंद्रीय होते हैं, जिसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। इन बातों को हम ध्यान रखेंगे। अब बच्चों अगर हम लोग केंद्रक के संरचना की बात करें तो केंद्रक जो है निम्न भागों से मिलकर बना होता है। ये 4 भाग है। पहला कौन है?
केंद्रक कला। तो बच्चों केंद्रक कला का मतलब यह है कि केंद्रक के बाहर एक झिल्ली होगी, तो केंद्रक के बाहर एक झिल्ली होगी तो उसी को तो केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहा जाएगा। तो केंद्रक कला अंग्रेजी में न्यूक्लियर ब्रेन हो जाएगा, मेम्ब्रेन हो जाएगा। दूसरा कौन है, तो दूसरा आप लोग देख रहे हैं केंद्रक द्रव्य है, तो न्यूक्लियर सैप कह दीजिए या कैरियोलिम्फ कह दीजिए या न्यूक्लियोप्लाज्म कह दीजिए। तीसरा है क्रोमेटिन पदार्थ, ठीक है ना। और चौथा है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। केंद्रिका का मतलब होता है न्यूक्लियोलस। जो चार नाम याद कर लीजिए, ये अति महत्वपूर्ण है। पहला हो गया केंद्रक कला, दूसरा हो गया केंद्रक द्रव्य, तीसरा हो गया क्रोमेटिन पदार्थ और चौथा हो गया केंद्रिका, ठीक है। तो चार भागों के नाम याद रख लीजिएगा। कोशिका केंद्रक कला हो गया, ठीक है ना, क्रोमेटिन पदार्थ हो गया और केंद्रिका हो गया, और कौन हो गया, केंद्रक द्रव्य हो गया। अब बच्चों देखिए एक बात, अब बात करें केंद्रक कला की। तो केंद्रक कला का मतलब बच्चों झिल्ली से ही है और आप लोग इसके बारे में जानते हैं। तो केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक जो है क्या होता है, तारा होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। तो एक जो है केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक घेरा होता है, ठीक है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। प्रत्येक झिल्ली जो है बच्चों 90 एंगस्ट्राम, कितना, 90 एंगस्ट्राम मोटी होती है। और आपको बता चुके हैं कि एक एंगस्ट्राम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। प्रत्येक दोनों झिल्ली के मध्य 200 से 400 एंगस्ट्राम की दूरी होती है। बच्चों जैसे मान लीजिए कि ये केंद्रक हो गया। अब बच्चों केंद्रक के ऊपर जो है डबल लेयर पाया जाएगा, तो एक लेयर मान लीजिए ये हो गया और दूसरी लेयर मान लीजिए ये हो गया। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो 200 से कितना होगा, वो होगा 200 से 400 एंगस्ट्राम। इनके जो बीच के स्थान होते हैं उसको कहा जाता है परिकेंद्रीय स्थान कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक दोनों झिल्ली के मध्य 200 से 400 एंगस्ट्राम की दूरी होती है और इसे परिकेंद्रीय स्थान कहते हैं। इन दोनों, इसकी दोनों जो परतें होती हैं बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसकी दोनों परतें प्रोटीन एवं वसा की बनी होती है, ठीक है। तो जो दोनों परतें होंगी प्रोटीन और वसा की बनी होंगी। और ये बात तो हम लोग कोशिका झिल्ली में भी पढ़े थे कि कोशिका झिल्ली भी जो है प्रोटीन और वसा की बनी है, तो कोई विशेष अंतर तो है ही नहीं, ठीक है बच्चों। बच्चों ये दो बातें लास्ट की ध्यान रखिएगा। बाहरी झिल्ली अनेक स्थानों पर अंतःद्रव्यी जालिका से जुड़ी रहती है और केंद्रक आवरण में जगह जगह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा केंद्रक विभिन्न पदार्थों का कोशिका द्रव्य के विभिन्न पदार्थों से आदान प्रदान होता रहता है। बच्चों केंद्रक जो ये आवरण है इसमें जगह जगह पे ऐसे ऐसे छिद्र पाए जाते हैं। अब जो जगह जगह से छिद्र पाए जाएंगे तो बाहर कोशिका द्रव्य है, तो कोशिका द्रव्य से पदार्थ जो है इसमें आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बाहरी झिल्ली अनेक स्थानों पर अंतःद्रव्यी जालिका से जुड़ी रहती है। अब केंद्रक आवरण में जगह जगह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा केंद्रक के विभिन्न पदार्थों का कोशिका द्रव्य के विभिन्न पदार्थों से क्या होता है, आदान प्रदान। यानी कोशिका द्रव्य से पदार्थ जो है केंद्रक के भीतर आ जाएंगे और केंद्रक से जो है पदार्थ कोशिका के बाहर आ जाएंगे, यानी केंद्रक के बाहर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो है कोशिका केंद्रक झिल्ली में क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो आइए इस बात को थोड़ा हम लोग इमेज से समझते हैं। अब देखिए बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं तो ये पूरा एक क्या हो गया, ये पूरा आपका एक केंद्रक हो गया, ठीक है। अब देखिए ये सूक्ष्म छिद्र है कि नहीं है, तो अगर सूक्ष्म छिद्र है तो इन छिद्रों के माध्यम से क्या होगा, तो इन छिद्रों के माध्यम से जो पदार्थ हैं अंदर आएंगे और जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं डबल लेयर भी है, ठीक ना। अब अगला है बच्चों केंद्रक द्रव्य। अब केंद्रक द्रव्य क्या होता है, तो केंद्रक द्रव्य का मतलब होता है न्यूक्लियर सैप या कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका क्या मतलब है, केंद्रक के अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ भरा रहता है। बच्चों कहा जा रहा है कि जो केंद्रक है इसके अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो केंद्रक में बच्चों क्या होगा, एक पारदर्शी तरल पदार्थ होगा, उसी को हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं कि जो पूरा हल्का हल्का दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब पदार्थ ही तो है। ऐसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है। तो यही बात कहा जा रहा है कि केंद्रक के अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। उचित
रंगों से रंगने पर केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जैली के रूप में जो है बिखरा रहता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। देखिए, अगर करें उचित रंजकों का प्रयोग किया जाए, अगर बच्चों उचित रंजकों का प्रयोग किया जाए तो उसमें एक धागे नुमा संरचना दिखता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन पदार्थ। और देख रहे हैं आप लोग, क्रोमेटिन यही है आपका, ठीक है ना। देखिए, ये दिख नहीं रहा आपको धागे जैसा, जो धागे जैसा से दिख रहा है, लपेटा हुआ है पूरा, ये क्या हो गया? ये क्रोमेटिन पदार्थ ही तो हो गया। क्या हो गया? क्रोमेटिन पदार्थ हो गया। ये क्या हो गया? क्रोमेटिन पदार्थ हो गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग जो है क्या कर दें, तो अगर उचित रंगों से रंगने पर केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जैली के रूप में बिखरा रहता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। बच्चों एक बात और, क्रोमेटिन जो है वास्तव में न्यूक्लियो प्रोटीन। क्रोमेटिन क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब ये होता है, न्यूक्लियो का मतलब यहां डीएनए से है, अब प्रोटीन का मतलब प्रोटीन से है, तो प्रोटीन प्लस डीएनए से बना होता है कौन? क्रोमेटिन। तो ध्यान रखिएगा कि जो क्रोमेटिन है ना, ये प्रोटीन और डीएनए दो चीजों से मिलकर बना होता है क्रोमेटिन। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि क्रोमेटिन कैसे बना होता है। तो क्रोमेटिन बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, डीएनए प्लस आरएनए। ठीक है बच्चों, इतना याद हो गया। आइए आगे देखते हैं। आगे है बच्चों क्रोमेटिन पदार्थ। अब बच्चों क्रोमेटिन पदार्थ अभी भी हम पढ़े हुए हैं कि केंद्रक द्रव्य में सूचना तंतुओं का एक जाल भरा होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो केंद्रक द्रव्य होता है इसमें सूचना देने के लिए एक तंतु जैसी संरचना होती है, ठीक है ना। इसका काम है सूचना देना। तो एक इसका जाल जो अभी देखे हैं पूरा, तो कोशिका विभाजन के समय यह तंतु अपेक्षाकृत मोटा और स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम भी कहते हैं। यह मुख्यतः डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। जो क्रोमेटिन पदार्थ है डीएनए से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है। क्रोमोसोम में मोतियों के समान फूली हुई संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें जीन्स कहा जाता है। तो क्रोमोसोम में क्या होता है बच्चों? मोतियों के समान फूली हुई संरचनाएं होती हैं। और जब क्रोमोसोम में मोतियों के समान फूली हुई संरचनाएं होती हैं, उन्हीं को जीन्स कहा जाता है। जो जीन्स है आनुवंशिकता की इकाई है। तो जीन्स बच्चों जो है, छोटा मत लगेगा, तो जीन्स आनुवंशिक लक्षणों की वाहक होती है। जीवन के लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करती है कौन? जीन्स करती है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में मोतियों की जैसी फूली हुई एक संरचना होती है। क्रोमोसोम में क्या होता है कि मोतियों के समान फूली हुई एक संरचना होती है, जिसे जीन्स कहा जाता है। और जीन्स आनुवंशिक लक्षणों की वाहक होती है। आनुवंशिक लक्षणों के वाहक का मतलब यह है कि जीवन के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाना। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई पौधा है और उस पौधे के आम बड़े होते हैं। उस पौधे के अगर आम बड़े होते हैं तो उनके अगर जो आम बड़े हैं, जो उनके फल लग रहे हैं, उन फल से अगर हम कोई दूसरा पौधा तैयार करें तो उसके भी आम बड़े होते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो जीन्स है उस आम के पौधे का, तो वो जो जीन्स है उस आम के भीतर भी चला गया। आम के भीतर भी चला गया तो ये गुण उसके अंदर भी रहेगा। वही बात है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। प्रत्येक जीवधारी की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो क्रोमोसोम के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके लिए जो है पर्याप्त है। अब हम लोग देखते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। अब बच्चों देखते हैं केंद्रिका। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रिका न्यूक्लियोलस बोलते हैं इसको। तो केंद्रक में प्रायः 1 से 3 स्पष्ट गोलाकार सघन संरचनाएं होती हैं। जो केंद्रक अभी हम लोग देखे हैं, तो केंद्रक में 1 से 3 जो है स्पष्ट सघन गोलाकार संरचनाएं होती हैं। इन्हीं को हम कहते हैं केंद्रिका। तो इतना समझिए कि केंद्रिका कहाँ होगा, तो केंद्रक के भीतर सघन गोली संरचना को केंद्रिका कहते हैं। और बच्चों केंद्रिका जो है, तो केंद्रिका में क्या होगा, तो प्रोटीन, आरएनए और डीएनए लगभग 85, 105 और 5 के अनुपात में पाए जाते हैं।
तो बच्चों केंद्रिका में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा पाया जाता है आरएनए, ठीक है ना। यह झिल्ली या आवरण से घिरे नहीं होते, ध्यान रखिएगा, केंद्रिका या के ऊपर जो है बच्चों किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, ठीक है ना। इनका मुख्य कार्य राइबोसोम बनाने के लिए आरएनए का संश्लेषण करना है, ठीक है ना। तो केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम को बनाने के लिए आरएनए का संश्लेषण करना है, जो प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर राइबोसोम बनाती है। इसी कारण केंद्रिका को राइबोसोम के उत्पादन की मशीन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जो केंद्रिका को क्या कहा जाता है? राइबोसोम के उत्पादन की मशीन कहा जाता है। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं केंद्रक के क्या कार्य हैं। तो बच्चों हम लोगों ने केंद्रक के जो है 4 भाग पढ़ लिए। तो अब ये देख लेते हैं कि केंद्रक के कार्य क्या है। तो जो केंद्रक के कार्य की बात करें, ठीक है ना, तो केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रक केंद्र है। यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो जो केंद्रक जो है, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो मस्तिष्क क्या करता है? तो मस्तिष्क पूरे शरीर पे जो है कंट्रोल करता है। तो ठीक इसी प्रकार जो केंद्रक है कोशिका का नियंत्रक केंद्र है, यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मतलब जो कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, अगर कोशिका के अंदर चाहे जितनी क्रियाएं हो, सभी क्रियाओं को नियंत्रित कौन करेगा? तो कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है केंद्रक। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। बच्चों कोशिका विभाजन का नियंत्रण भी कौन करता है? केंद्रक ही करता है। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को स्थानांतरण केंद्रक में उपस्थित क्रोमोसोम द्वारा ही होता है। अब बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा कि केंद्रक को कोशिका का इंजीनियर भी कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का इंजीनियर भी कहा जाता है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। कोशिका का मस्तिष्क भी केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का मैनेजर भी जो है केंद्रक को कहा जाता है। अब कोशिका का इंजीनियर भी जो है वो किसको कहा जाता है? तो ये भी केंद्रक को कहा जाता है। तो इतनी बातें हम लोग याद रखेंगे। अब बच्चों बात करें कोशिका द्रव्य की। तो कोशिका द्रव्य क्या है? तो कोशिका द्रव्य का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। अब बच्चों ये हम लोग जो है पीछे पढ़ चुके हैं, तो इस बात को आप लोग देख लीजिएगा। अब बच्चों अब हम लोग बात करेंगे अंतःद्रव्य जालिका। बच्चों अंतःद्रव्य जालिका को कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बच्चों ये क्या होता है देखिए, तो इसकी खोज के.आर. पोर्टन ने 1945 में की थी। कोशिका द्रव्य में मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली की नलिकाओं का जाल फैला होता है, इसे ईआर कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य में जो है दोहरी झिल्ली से बनी एक नलिकाओं का जाल। तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब क्या होता है? ये एक नलिकाओं का जाल है। किसका जाल है? नलिकाओं का जाल। कोई पूछे कि नलिकाओं का जाल किसे कहते हैं, तो कह दीजिएगा ईआर को कहते हैं। इसकी झिल्ली की जो मोटाई है लगभग कितनी होती है? तो झिल्ली की मोटाई बच्चों 50 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और बाहर की ओर यह तंत्र कोशिका कला से और अंदर की ओर यह केंद्रक से जुड़ा होता है। बच्चों जैसे अगर बात करें तो ये केंद्रक हो गया, आप जानते हैं, ये कोशिका झिल्ली हो गया। तो ये ऐसे ऐसे होता है। तो बाहर की ओर कोशिका झिल्ली से जुड़ा होगा और अंदर की ओर जो है वो केंद्रक से जुड़ा होगा, ठीक है। इसके कारण संपूर्ण कोशिका छोटे छोटे जो है कोष्ठों में बढ़ जाती है। तो अब बच्चों बात करें अगर ईआर की, तो ईआर जो है 2 प्रकार के होते हैं। अब ईआर 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के कैसे होंगे देखिए, तो पहला है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस पर क्या होता है बच्चों, तो इसकी सतह पर जो है राइबोसोम नामक कणिकामय संरचनाओं का अभाव होता है। मतलब बच्चों यहां पर जो राइबोसोम के पार्टिकल होते हैं, राइबोसोम के पार्टिकल पाए ही नहीं जाते, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या होता है, तो यहाँ वसा या लिपिड के अंगों का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब जो चिकने वाले होते हैं ये कोशिका झिल्ली के पास होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये कोशिका झिल्ली के पास होते हैं,
इसीलिए कैसे होते हैं, कम अस्थायी होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोशिका झिल्ली के पास होते हैं, इसीलिए कम अस्थायी होते हैं। अभी इस बात को आप चित्र में देख लीजिए, देखिए चित्र में अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये केंद्रक हो गया, ठीक है। अब ये अगर केंद्रक हो गया बच्चों, देखिए आप लोग ध्यान से कि ये इसकी केंद्रक झिल्ली हो गई, और ये जो संरचना है यही क्या होगा, यही आपका होगा अंतःप्रद्रवी जालिका। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इस पर तो है खुरदुरा, ये कैसा है, चिकना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बच्चों इसका उल्टा कर देंगे तो कौन बन जाएगा, वो बन जाएगा खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदुरे दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में रिगमाल के जैसा दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा रिगमाल जैसा। बच्चों रिगमाल खुरदुरा होता है, तो जब खुरदुरा होता है तो खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका तो हो ही जाएगी ना। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, तो हम लोगों को रेगमाल जैसा दिखाई देता है। बच्चों राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण स्थल यही है। बच्चों जो खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, यहाँ पर जो है राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, और राइबोसोम के कण पाए जाएंगे तो क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। तो यानी ये प्रोटीन निर्माण स्थल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बाकी सारी बातें आपके बोर्ड पे लिखी हुई हैं। अब बच्चों बात करेंगे राइबोसोम। बच्चों देखिए, राइबो का मतलब होता है प्रोटीन। बच्चों राइबो का मतलब क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। सोम्स का मतलब होता है बॉडी, अब बॉडी का मतलब होता है कण। राइबोसोम्स का मतलब ही हो गया प्रोटीन के कण, ठीक है। अब राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम जो है बच्चों, ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। इनमें से कुछ तो कोशिका द्रव में तैरते रहते हैं तथा उनकी बड़ी संख्या में ER की नलिका पर लगी होती है। इसका निर्माण केवल प्रोटीन तथा RNA से होता है। राइबोसोम की जो खोज है पैलेट नामक वैज्ञानिक ने की। अब बच्चों राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम को देखिए बच्चों दो भागों में बांटा गया है, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। बच्चों जो 70S राइबोसोम होता है, ये 30S उप इकाई, ध्यान दीजिएगा ये किससे बना हुआ है, तो ये 30S उप इकाई से बना हुआ है, ठीक है ना। जो 70S राइबोसोम है, ध्यान दीजिएगा, तो ये 30S उप इकाई और 50S उप इकाई से बना है। अब बच्चे सोचेंगे कि सर 50 30 तो 80 होता है, 70 लिखा है। तो बच्चों अगर ये 30 है ना तो ये 30 पूरा होगा, ये 50 है ना तो ये 50 पूरा होगा। तो ये जो दीवार है दो बार आ गया, इसीलिए एक माइनस हो जाएगा। तो 50 30 होगा तो 80, बट ये ओवरऑल 70S प्रकार के राइबोसोम होंगे। तो याद रखिएगा कि जो 70S राइबोसोम होते हैं वो 30S और 50S उप इकाई से मिलकर बने होते हैं। इसके चौड़ाई की बात करें, यहां से यहां तक अगर चौड़ाई की बात की जाए तो लगभग 210 एंगस्ट्रॉम होता है। लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई जो है बच्चों 290 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है। तो याद रखिएगा कि 70S का जो राइबोसोम है, इसकी चौड़ाई 210 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है और लंबाई 290 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। आप लोग चित्र में बातें देख पा रहे हैं। बात करें 80S राइबोसोम की, तो 80S राइबोसोम की चौड़ाई जो बच्चों है 200 से 240 एंगस्ट्रॉम होती है, और लंबाई की बात करें तो 300 से 340 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी 100 एंगस्ट्रॉम लंबाई ज्यादा होती है। अब बच्चों जो 80S राइबोसोम होता है, तो 80S राइबोसोम किससे बना है, तो 80S राइबोसोम 60S उप इकाई और 40S उप इकाई से मिलकर बना है। अब आप कहेंगे सर 60 40 तो 100 होता है, बिल्कुल 100 होता है, बट ये जो बीच वाला पार्ट है जोड़ा गया तो ये क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ये 20 का कट के 20 कम आ रहा है, ठीक है ना। अब बच्चों बाकी आप लोग देख पा रहे हैं इस प्रकार से दिखता है। अब बच्चों राइबोसोम के प्रकार की बात करें तो हम लोग प्रकार की बात कर चुके हैं, आप इसमें नोट्स जो है देख सकते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राइबोसोम के अध्ययन के लिए एक विशेष यंत्र प्रयुक्त होता है जिसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर राइबोसोम का अध्ययन करना है तो एक यंत्र है, उस यंत्र का नाम क्या है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। राइबोसोम के घोल को विशेष प्रकार की नलियों में डालकर
जब तेजी से घुमाया जाता है तो विभिन्न आकार के राइबोसोम्स भिन्न भिन्न गति से नली की तली पर बैठते हैं और इस गति को कहा जाता है अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। और इसको मापने की इकाई जो है स्वेडबर्ग इकाई कहलाती है, जिसे यश कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 70 यश और 80 यश, तो ये वही यश है। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग कार्य की बात करें राइबोसोम का, तो राइबोसोम का जो कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है और यह क्रिया जो है राइबोसोम में ही संपन्न होती है। तो इसको पढ़ के आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अब बच्चों बात करेंगे हम लोग सेल डिवीजन की। ठीक है, सेल डिवीजन मतलब जो है कोशिका विभाजन की बात करेंगे। अब बच्चों देखिए, कोशिका विभाजन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो कोशिका विभाजन तो जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। बच्चों आप लोग देखे होंगे कि शुरू में जो है अक्सर जो कोई भी जीव होता है छोटा होता है, जैसे जैसे समय होता है आप देखते हैं कि वो जो जीव है बड़ा होता जाता है। तो बच्चों ये जीव छोटे से बड़े कैसे हो गए? छोटे से बड़े तभी होंगे ना जब उनकी कोशिकाओं की संख्या बढ़े। तो बच्चों कोशिकाओं की संख्या कैसे बढ़ेगी? कोशिका विभाजन के द्वारा। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, अब जिससे पुरानी कोशिकाएं मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के स्थान पर वो आ जाते हैं। ठीक है ना, तो नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को, नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन। पुरानी एवं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन के प्रकार की बात करें तो जीवधारियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जीवधारियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना, अब 3 प्रकार की कोशिका विभाजन पाए जाते हैं। पहला है द्विविभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। तो बच्चों आपको नाम याद रखना है, द्विविभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। नाम याद हो जाएगा, द्वि, सम, अर्ध। द्वि का मतलब क्या होता है? तो सरलतम प्रकार का कोशिका विभाजन सरल जीवों में, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये उनमें पाया जाएगा। ठीक है, तो जो द्विविभाजन होता है ये सरलतम जीवों में पाया जाएगा। सरलतम जीवों का मतलब है बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कवक हो गया, तो ये जो सरल जीव होते हैं उनमें द्विविभाजन होता है। अब बच्चों बात करें समसूत्री और अर्धसूत्री का, तो समसूत्री और अर्धसूत्री का जो होता है ये कहाँ होता है? तो जटिल जीवों में अगर कोशिका का विभाजन होगा तो वो समसूत्री और अर्धसूत्री के द्वारा होता है। अब बच्चों समसूत्री क्या होता है? समसूत्री को माइटोसिस कहा जाता है। अब देखिए, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। देखिए, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित हो जाती हैं उसे समसूत्री कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर 2 समरूप संतत कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है ना, तो बच्चों ये कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, समसूत्री विभाजन होता क्या है? तो देखिए यहां से शुरू करते हैं। तो इस प्रक्रिया में प्रत्येक जो है मात्र कोशिका विभाजित होकर 2 संतत कोशिकाएं बनाती हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि एक कोशिका है, अब विभाजित हो रहा है, तो विभाजित होने के बाद क्या कर रहा है? 2 कोशिका बना रहा है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर समरूप मतलब अपने ही जैसा संतत कोशिकाएं बनाती हैं। असंतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के संख्या के समान होती है। अगर बच्चों इसमें 46 गुणसूत्र हैं तो 46 गुणसूत्र इसमें भी होंगे। ठीक है ना, तो यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि संतत कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मात्र कोशिकाओं के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है। ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन होता है, इससे क्या होता है? तो इससे हमारे जीवों कोशिकाओं में वृद्धि होता है और अगर कोई ऊतक जो है टूट गया है उसका मरम्मत भी इसी के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, अब तीसरा और अंतिम क्या है? तो तीसरा और अंतिम है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है रिडक्शन, डिवीजन या म्यूसिस कहा जाता है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों या ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर
युग्मक बनाती हैं जो निषेचन, तो मतलब बच्चों इसका मतलब जनन से रिलेटेड है। इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें एक मात्र कोशिका होती है, मात्र कोशिका से क्या होगा, पहले अर्धसूत्री विभाजन पहला होगा और फिर अर्धसूत्री विभाजन दूसरा होगा। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें दो के जगह पे 4 नई कोशिकाएं बनती हैं और नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। बच्चों जो नई कोशिकाएं हैं ना, देखिए होता क्या है कि इसमें सबसे पहले एक मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 2 भागों में बढ़ती है, फिर ये दोनों कोशिकाएं हैं ये अलग अलग 2 भागों में बढ़ती हैं। इस प्रकार एक कोशिका जो है 4 कोशिकाओं में बढ़ जाता है, और जो ये इसको कहेंगे मात्र कोशिका, इसको कहेंगे संतत कोशिका। बच्चों एक बात और, अगर इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है, इसमें आधे होंगे 23 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर बच्चों आपका अब अंतिम टॉपिक जो हम लोग चल रहे हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। अब बच्चों पादप कोशिका और जंतु कोशिका की बात करें, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, देखिए तो बच्चों बहुत आसान है। देखिए तो जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिकाएं, ठीक है ना, आकार में प्रायः जो है कैसी होती है, छोटी होती हैं, क्योंकि भाई जंतु छोटे होते हैं, पौधे बड़े होते हैं, तो जंतु कोशिकाएं आकार में प्रायः छोटी होती हैं, लेकिन पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं की में बड़ी होती हैं, ठीक है। तो जंतु कोशिका, तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, लेकिन कोशिका झिल्ली का आवरण पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं की बात करें तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं होगा, लेकिन कोशिका झिल्ली तो पाया जाएगा इसमें। तो पादप कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली सेलुलोज की सुदृढ़ कोशिका भित्ति द्वारा चारों ओर घिरी होती है। मतलब पादप कोशिका में बच्चों कोशिका झिल्ली भी पाई जाएगी, और कोशिका झिल्ली के बाद सेलुलोज का भित्ति भी पाया जाएगा। तो पादप कोशिका में दोनों पाया जाएगा, लेकिन जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाएगी। जंतु कोशिका की बात करें तो एक कोशिकीय प्रोटोजोआ युग्लिना के अतिरिक्त किसी भी जंतु में लवक नहीं पाया जाता। तो एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ जो है युग्लिना, इसमें ही जो है बच्चों हरित लवक पाया जाता है, और इसके अलावा किसी में भी हरित लवक नहीं पाया जाता, लेकिन पौधों में लवक उपस्थित होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। बच्चों जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनेक छोटी तथा अस्थायी होती हैं, लेकिन पादप कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में बड़ी होती हैं तथा कम संख्या में पाई जाती है, ठीक है ना। इतनी बातें हो गई, ठीक। अब इसमें जंतु कोशिकाओं में एकल जटिल तथा महत्वपूर्ण सुस्पष्ट गाल्जी काय उपकरण होते हैं, ठीक है ना। जंतु कोशिकाओं में गाल्जी काय की बात करें तो एक ही होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम्स नामक गाल्जी काय उपकरण की अनेक सरलतम इकाइयां होती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो यहां से एक बात और आपको रिवीजन हो जा रहा है, तो डिक्टियोसोम किसे कहा जाता है, तो पादप कोशिकाओं में जो गाल्जी काय पाया जाता है उसे डिक्टियोसोम कहा जाता है, ठीक है। अगला है जंतु कोशिकाओं में तारकाय तथा तार केंद्र उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जंतु कोशिकाओं में तारक काय या तारक केंद्र उपस्थित होते हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं में तारक काय का जो है क्या होता है, अभाव होता है। हरित लवक नहीं पाए जाते, अतः इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, लेकिन पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण होगा तो ये अपना भोजन जो है स्वयं बना लेंगे। ये तो आपको पुरानी बातें पता है। कि 8वां अंतर क्या है, इसमें अंतः प्रद्रवी जालिका उपस्थित होती है तथा इसकी अधिक संख्या पाई जाती है, ठीक है। इसमें भी अंतः प्रद्रवी जालिका उपस्थित होती है तथा इनकी कम संख्या पाई जाती है। इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होता है। गुणसूत्र उपस्थित होते हैं परंतु छोटे आकार के होते हैं, गुणसूत्र उपस्थित होता है लेकिन बड़े आकार का होता है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि अंतर तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक जो है वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर।
तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए बच्चों, संरचना की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये पतली होती है कोशिका भित्ति, और यूकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति है मोटी होती है। केंद्रक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में बच्चों जो केंद्रक होता है अविकसित होता है, और यूकैरियोटिक में जो है पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, और विशेष देखें केंद्रक कला की बात करें तो कोशिका जो है इसमें अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला, यूकैरियोटिक में जो है बच्चों होता है। ठीक है, और केंद्रिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में जो है अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। कोशिकांग की बात करें तो कोशिकांग जो है इसमें अनुपस्थित का मतलब ये है ना कि जितने भी कोशिकांग होते हैं वो सब कोशिका द्रव्य में, किसमें, कोशिका द्रव्य में विलीन रहते हैं। तो कोशिका द्रव्य में विलीन रहेंगे तो उसे हम क्या कह देते हैं, अनुपस्थित कह देते हैं, लेकिन इसमें तो उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अब बच्चों जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक का जो गुण सूत्र है केवल डीएनए का बना होता है, और इसमें ढीली गोल संरचना, प्रोटीन थोड़ी बहुत होते हैं। लेकिन अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो एक से अधिक डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, और हिस्टोन प्रोटीन होता है। अब बच्चों राइबोसोम की अगर बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम है वो 70S प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक में जो है 80S प्रकार के होते हैं। सूत्री विभाजन की बात करें तो इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। उदाहरण तो जितने भी जीवाणु हो गए, नील शैवाल हो गए, विषाणु हो गए, तो ये सब प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हो गए। अब यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल कौन होंगे, तो सभी उच्च श्रेणी के विकसित जंतु। तो उच्च श्रेणी के जो विकसित जंतु हैं उनमें क्या होगा, तो उनमें जो है इस प्रकार की जो है पाए जाएंगे यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये क्लास जो है थियोरेटिकली पार्ट 2 कोशिका का यहीं पे समाप्त होता है। अब बच्चों इस वीडियो को आप लोग के पास जितने भी ग्रुप्स होंगे इनको जरूर जो है आप शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग अधिक से अधिक वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही हम लोग और वीडियो लेकर आ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।